हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्री प्रशांति एजुकेशन। में आपके लिए लेकर आई हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है चालुक्य वंश। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में से हमने पल्लव वंश और राष्ट्रकूट वंश को डिस्कस कर लिया है। पिछली वीडियो में हमने पल्लव वंश और राष्ट्रकूट वंश को डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो में हम चालुक्य वंश को डिस्कस करेंगे। चालुक्य वंश मुख्यतः 3 शाखाओं में विभाजित है। 3 शाखाओं में यह होता है। देखिए, सबसे पहले हम चालुक्य वंश का टाइम पीरियड जाने तो 543 से 757 ईस्वी तक चालुक्य वंश के राजाओं ने शासन किया। चालुक्य वंश की मुख्यतः 3 शाखाएं होती हैं। चालुक्य वंश की मुख्यतः 3 शाखाएं होती हैं। प्रथम बादामी या फिर वातापी के चालुक्य, जो कि पूर्वी शाखा है, मूल शाखा है, यह बहुत ही पुरानी शाखा है। दूसरा वेंगी के चालुक्य, जो कि पूर्वी शाखा है। और लास्ट है थर्ड एंड लास्ट कल्याणी के चालुक्य, यह पश्चिमी शाखा है। चालुक्य वंश की मुख्यतः 3 शाखाएं होती हैं। वातापी या फिर कहें बादामी के चालुक्य, जो कि मूल शाखा है। वेंगी के चालुक्य पूर्वी शाखा है और कल्याणी के चालुक्य पश्चिमी शाखा है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बादामी के चालुक्य। के बारे में डिस्कशन करेंगे। बादामी के चालुक्य का टाइम पीरियड 543 ईस्वी से लेकर 757 ईस्वी तक रहा। बादामी के चालुक्यों का टाइम पीरियड 543 ईस्वी से 757 ईस्वी तक रहा। इस वंश की स्थापना पुलकेशन द्वितीय ने की थी। बादामी चालुक्य के संस्थापक पुलकेशन द्वितीय। महाकूट अभिलेख के अनुसार इससे पूर्व 2 शासकों के नाम भी आते हैं। जो महाकूट अभिलेख है उसके अनुसार पुलकेशन द्वितीय के पहले 2 और शासक के नाम भी आते हैं, जैसे एवं रणराग, लेकिन ये स्वतंत्र शासक नहीं थे। जैसे रणराग के नाम आते हैं लेकिन ये स्वतंत्र शासक नहीं थे, इसलिए इनको संस्थापक नहीं कहा जा सकता है, बल्कि कदंब शासकों के अधीन सामंत थे। ये स्वतंत्र शासक नहीं थे, कदंब शासकों के अधीन सामंत थे। चालुक्य वंश के उत्तर में हर्षवर्धन और दक्षिण में पल्लव वंश का राज था। चालुक्य वंश के उत्तर में हर्षवर्धन और दक्षिण में पल्लव वंश का राज था, जैसा कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। दोनों ही राज्यों से चालुक्य वंश ने लोहा लिया और अपनी सत्ता स्थापित की। दोनों ही राज्यों से चालुक्य वंश ने संघर्ष युद्ध किया और अपने राज्य की स्थापना की। पुलकेशन प्रथम का शासनकाल 543 ईस्वी से लेकर 566 ईस्वी तक रहा। इसने 543 ईस्वी से 566 ईस्वी तक शासन किया। अब पुलकेशन द्वितीय को उपाधि कौन कौन सी दी गई थी? तो पुलकेशन द्वितीय को 27 रण विक्रम,
और श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधि दी गई थी। पुलकेशन प्रथम ने स्थायश्रय, रणविक्रम और श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण की थी। श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधि इसने धारण की थी। पुलकेशन द्वितीय ने 2 यज्ञ भी करवाए थे, अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ। पुलकेशन द्वितीय ने अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ भी करवाए थे। अब देखिए, पुलकेशन द्वितीय के 2 पुत्र थे। पुलकेशन द्वितीय के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम कीर्तिवर्मन और छोटे पुत्र का नाम मंगलेश। पुलकेशन प्रथम के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम कीर्तिवर्मन और छोटे पुत्र का नाम मंगलेश था। बड़ा पुत्र होने के कारण कीर्तिवर्मन प्रथम अपने पिता की मृत्यु के उपरांत अगला शासक बना। जब पुलकेशन प्रथम की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसका बड़ा पुत्र जो कि कीर्तिवर्मन था वह शासक बना। तो देखिए, पुलकेशन प्रथम जो कि बादामी चालुक्य का संस्थापक था, इसका शासनकाल 543 से 566 ईस्वी तक रहा और इसके उत्तर में चालुक्य वंश के उत्तर में हर्षवर्धन और दक्षिण में पल्लव वंश का राज था। इसने उपाधियां कौन कौन सी धारण की थी? स्थायश्रय, रणविक्रम, श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण की। इसने 2 यज्ञ करवाए थे, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। इसके 2 पुत्र थे, कीर्तिवर्मन और मंगलेश। पुलकेशन प्रथम की मृत्यु के बाद कीर्तिवर्मन शासक बना। इन जो 3 शाखाएं थी इनमें सबसे पहले हम बादामी के चालुक्य जो कि मूल शाखा है इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। कीर्तिवर्मन जो कि पुलकेशन प्रथम का बड़ा पुत्र था, यह अगला शासक बना। इसका टाइम पीरियड 566 से 597 ईस्वी तक रहा। कीर्तिवर्मन प्रथम अपने पिता पुलकेशन प्रथम की मृत्यु के बाद पुलकेशन प्रथम की मृत्यु के बाद 566 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। कीर्तिवर्मन ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो इसने पुरु, रणपराक्रम और सत्याश्रय की उपाधि धारण की थी। सत्याश्रय की उपाधि इसने धारण की थी। शासन हाथ में आते ही इसने आसपास के राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। शासन हाथ में आते ही इसने अपने आसपास के राज्यों को जीतकर अपनी अधीनता स्वीकार करवाना शुरू किया। अब देखिए कौन कौन से आसपास राज्य थे। तो बनवासी के कदम्बों, कोंकण के मौर्य, ये प्रमुख थे। ये प्रमुख राज्य आसपास थे जिनको इसने जीतकर अधीनता शुरू करवाना स्वीकार किया था। राज्यों को हराकर अपनी अधीनता स्वीकार कराकर छोड़ देता था। यह राज्यों को हराकर और अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर यह राज्यों को छोड़ देता था, लेकिन पूरी तरह अपने राज्य में नहीं मिलाता था। जिन राज्यों को यह जीत लेता था उनको अधीनता तो स्वीकार करा देता था, लेकिन पूरी तरह उन राज्यों को अपने राज्य में नहीं मिलाता था। महाकूट स्तंभ लेख में इसके द्वारा किए गए बहुस्वर्ण अग्निहोत्रम यज्ञ का उल्लेख मिलता है। जो महाकूट अभिलेख है महाकूट अभिलेख में
महाकूट स्तंभलेख में इसके द्वारा किए गए बहुस्वर्ण अग्निहोत्री यज्ञ, बहुस्वर्ण यज्ञ और अग्निष्टोम यज्ञ का उल्लेख महाकूट स्तंभलेख में मिलता है। इसकी मृत्यु के समय इसके तीनों पुत्र, जब इसकी मृत्यु हुई तो इसकी मृत्यु के समय इसके तीनों पुत्र अवयस्क होने के कारण अगला शासक इसका भाई मंगलेश बना। अवयस्क होने के कारण, इसके पुत्रों को अवयस्क होने के कारण अगला शासक मंगलेश बना। मंगलेश देखिए, कीर्तिवर्मन ने बादामी में गुहा मंदिरों का भी निर्माण कराना शुरू कर दिया था। कीर्तिवर्मन ने बादामी में गुहा मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। शासक मंगलेश अपने भाई की मृत्यु के बाद, उस जो कीर्तिवर्मन की मृत्यु हुई तब उसके पुत्र अवयस्क थे, इस कारण से मंगलेश शासक बना। मंगलेश 597 से लेकर 610 ईस्वी तक मंगलेश ने शासन किया। अपने भाई की ही भांति शासक बनते ही इसने कलचर शासक बुद्धराज एवं कोंकण क्षेत्र की राजधानी रेवती द्वीप पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। देखिए, जिस प्रकार इसके भाई ने आसपास के राज्यों पर अधिकार किया था, उसी प्रकार इसने भी जब सत्ता को संभाला तो उसके बाद उसके भाई की भांति ही कलचर शासक बुद्धराज एवं कोंकण क्षेत्र की राजधानी रेवती द्वीप पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया था। इसके साथ ही कदंबों को पूर्णतः उन्मूलन कर अपने राज्य में समाहित कर लिया था। देखिए, इसका भाई जो कि कीर्तिवर्मन था, वह राज्यों को अधीनता स्वीकार तो करवाता था, लेकिन अपने को मतलब उन राज्यों को अपने राज्य में पूरी तरह मिलाता नहीं था, समाहित नहीं करता था। लेकिन यह जो कि मंगलेश था, वह पूरी तरह उन राज्यों पर अधिकार करके उनको अपने राज्यों में समाहित कर लेता था। मंगलेश के बाद पुलकेशन द्वितीय, जो कि मंगलेश का भतीजा था, कीर्तिवर्मन का पुत्र था। पुलकेशन द्वितीय ने शासन किया मंगलेश को मारकर। देखिए, पुलकेशन द्वितीय ने अपने चाचा मंगलेश की हत्या कर चालुक्य वंश का अगला शासक बनाया। पुलकेशन द्वितीय ने अपने चाचा मंगलेश की हत्या कर दी थी और अगला शासक बन गया था। पुलकेशन द्वितीय कीर्तिवर्मन का पुत्र था। पुलकेशन द्वितीय ने उपाधि कौन कौन सी धारण की थी? उपाधियां तो सत्यश्री, पृथ्वी वल्लभ, सत्यश्री पृथ्वी वल्लभ महाराज की उपाधि पुलकेशन द्वितीय ने धारण की थी और दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी इसने धारण की थी और परम भट्टारक की उपाधि भी, परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की थी। देखिए, कौन कौन सी उपाधि इसने धारण की थी? सत्यश्री पृथ्वी वल्लभ महाराज की उपाधि इसने धारण की थी, दक्षिणापथेश्वर की उपाधि इसने धारण की थी और परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि भी इसने धारण की थी। अब देखिए, इसके जो राजकवि थे, पुलकेशन द्वितीय के जो राजकवि थे, कौन थे? रवि कीर्ति।
पुलकेशन द्वितीय के राजकवि रवि कीर्ति थे। इन्होंने ऐहोल शिलालेख की रचना की थी। ऐहोल शिलालेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी, जो कि पुलकेशन द्वितीय के राजकवि थे, जिसमें पुलकेशन द्वितीय की जानकारी मिलती है। ऐहोल शिलालेख में हमें पुलकेशन द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जिस समय यह राजा बना उस समय विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में चालुक्य वंश का विशाल राज्य स्थापित हो चुका था। जिस समय पुलकेशन द्वितीय राजा बना उस समय दक्षिण भारत के विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में चालुक्य वंश का विशाल राज्य स्थापित हो चुका था। इसने अपने राज्य को दो भागों में विभाजित किया। देखिए, इसने अपने राज्य को दो भागों में विभाजित किया था। इसने अपने राज्य के दो भाग किए और दो भागों में विभाजित किया, जिसके एक भाग पर इसने स्वयं ने अधिकार किया, पुलकेशन द्वितीय ने शासन किया, और दूसरे भाग पर उसने अपने भाई विष्णुवर्धन को सौंपा था। देखिए, जो पहला भाग उस पर पुलकेशन द्वितीय ने शासन किया, पुलकेशन द्वितीय ने शासन किया, जिसकी राजधानी वातापी थी। और दूसरा भाग इसने अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को सौंपा। विष्णुवर्धन को सौंपा, जिसकी राजधानी बैंगी में स्थापित हुई। बैंगी में स्थापित हुई। पुलकेशन द्वितीय, जो कि अपने चाचा मंगलेश की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, पुलकेशन द्वितीय ने 610 से लेकर 642 तक शासन किया। इसने उपाधियां कौन कौन सी धारण की थी? तो सत्यश्री, पृथ्वी वल्लभ महाराज की उपाधि इसने धारण की थी, दक्षिणापतेश्वर की उपाधि इसने धारण की थी, परम भट्टारक महाराज अधिराज की उपाधि इसने धारण की थी। इसके दरबार में राजकवि रहते थे, जिनका नाम रवि कीर्ति था। इन्होंने ऐहोल शिलालेख की रचना की थी, जिसमें पुलकेशन द्वितीय के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसने अपने राज्य को दो भागों में विभाजित किया था। पहला भाग स्वयं पुलकेशन द्वितीय ने पहले भाग पर स्वयं पुलकेशन द्वितीय ने शासन किया, जिसकी राजधानी वातापी थी, और दूसरा भाग विष्णुवर्धन को सौंपा था, जिसकी राजधानी बैंगी में स्थापित हुई। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसने अपने राज्य को दो भागों में विभाजित किया था, जिस पर एक पर स्वयं ने राज्य किया, जिसकी राजधानी वातापी थी, और दूसरे पर अपने भाई विष्णुवर्धन को दे दिया, जिसकी राजधानी बैंगी में स्थापित हुई। अब देखिए, नया राज्य जिसकी राजधानी बैंगी को बनाया गया, ये पूर्वी चालुक्य बैंगी चालुक्य के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसकी चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थी, जिसमें बादामी वातापी के चालुक्य, और दूसरी शाखा जो थी वह बैंगी के चालुक्य, जो पूर्वी चालुक्य थे, जिन बैंगी के नाम से जाना जाता है। ऐहोल शिलालेख के अनुसार पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन के साथ युद्ध किया, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्षवर्धन की हार हुई थी। देखिए, इसी के काल में चालुक्य तथा पल्लव वंश में संघर्ष शुरू हुआ था। पुलकेशन द्वितीय के काल में ही चालुक्य और पल्लव वंश में संघर्ष शुरू हुआ। इसने पल्लव की राजधानी कांची पर आक्रमण किया। पुलकेशन द्वितीय ने पल्लव की राजधानी कांची पर आक्रमण किया तथा पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को हराकर उत्तर राज्य पर अधिकार कर लिया था। जो पल्लव का शासक महेंद्र वर्मन था, उसको हराकर इसने उत्तर पर अधिकार कर लिया था, उत्तरी राज्य पर अधिकार कर लिया था। लेकिन पल्लव शासक अपनी राजधानी को बचाने में सक्षम रहे।
पल्लव शासक अपनी राजधानी को बचाने में सफल रहे। कुछ वर्ष उपरांत पुलकेशन द्वितीय ने पुनः पल्लवों की राजधानी कांची पर आक्रमण किया था। इसने दोबारा फिर पल्लवों की राजधानी कांची पर आक्रमण किया था। उस समय पल्लव का शासक महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन था। जिस समय इसने दोबारा आक्रमण किया था कांची पर, उस समय पल्लव का शासक महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन शासक था, जिसने पुलकेशन द्वितीय को बुरी तरह पराजित किया था। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशन द्वितीय को बुरी तरह पराजित किया था। देखिए, चीनी यात्री जो था, चीनी यात्री हैंगशोंग 641 में पुलकेशन द्वितीय के दरबार में आया था। पुलकेशन द्वितीय के दरबार में 641 ईस्वी में चीनी यात्री हैंगशोंग इसके दरबार में आया था। अब देखिए, पुलकेशन द्वितीय के बाद पुलकेशन द्वितीय के बाद पुलकेशन द्वितीय के बाद विक्रमादित्य प्रथम अपने पिता की मृत्यु के बाद 13 वर्ष उपरांत राजगद्दी पर बैठा था। जब इसके पिता की मृत्यु हो गई, पुलकेशन द्वितीय की जब मृत्यु हो गई, तो उसके 13 वर्ष बाद विक्रमादित्य प्रथम राजगद्दी पर बैठा था। इन 13 वर्षों में सत्ता को लेकर विवाद चलते रहे पूर्व शासक मंगलेश के परिवार की तरफ से। देखिए, ये 13 साल थे जो उनमें विवाद चलते रहे। किसके? पूर्व शासक में, जो पूर्व शासक था मंगलेश, उसके परिवार की तरफ से विवाद चलता रहा। विक्रमादित्य प्रथम की मृत्यु के उपरांत विनयादित्य राजगद्दी पर बैठा। विनयादित्य का टाइम पीरियड जाने उससे पहले आप विक्रमादित्य का टाइम पीरियड जान लें कि 655 ईस्वी से लेकर 680 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसके बाद विनयादित्य ने 680 से लेकर 696 तक शासन किया। विनयादित्य ने शकलोत्तरपनाथ की उपाधि धारण की थी। उपाधि शकलोत्तरपनाथ। शकलोत्तरपनाथ की उपाधि इसने धारण की थी। इसने अपने पिता की मृत्यु के उपरांत 680 में शासक बना और विनयादित्य ने पल्लवों से संघर्ष जारी रखा। देखिए, पल्लवों से संघर्ष पहले से चलता हुआ आ रहा है। विनयादित्य ने पल्लवों के साथ संघर्ष जारी रखा और अभिलेखों से पता चलता है कि इसने पांड्य एवं चोलों से भी युद्ध किया था। पल्लवों से ही नहीं, जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनसे पता चलता है कि इसने पांड्य और चोल वंश से भी युद्ध जारी रखा था। उत्तरापथ पर विजय अभियान के दौरान एक युद्ध में यह मारा गया। उत्तरापथ पर एक अभियान के दौरान विनयादित्य की मृत्यु हो गई। इसके बाद विजयादित्य चालुक्य वंश की, या फिर कहें कि बादामी के चालुक्य की राजगद्दी पर बैठा। अब विजयादित्य 696 से लेकर 733 ईस्वी तक विजयादित्य ने शासन किया। पल्लवों की राजधानी कांची पर पुनः आक्रमण किया। विजयादित्य ने पल्लवों की राजधानी कांची पर पुनः आक्रमण किया। उस समय पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन द्वितीय को हराकर उसने कर वसूला था। देखिए, पहले भी पल्लवों की राजधानी पर आक्रमण हुआ था। पहले भी 2 बार पल्लवों की राजधानी पर आक्रमण हुआ था। उसके बाद विजयादित्य ने पल्लवों की राजधानी पर पुनः आक्रमण किया और पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन द्वितीय को हराकर इसने कर वसूला। इसने वहीं कांची में ही पद्दलक में शिव मंदिर का निर्माण कराया था।
शिव मंदिर का इसने निर्माण भी कराया था। इसके बाद विजयादित्य के बाद विक्रमादित्य द्वितीय राजगद्दी पर बैठा और इसने 733 ईस्वी से लेकर 746 ईस्वी तक शासन किया। देखिए विक्रमादित्य द्वितीय का शासनकाल 733 से 746 ईस्वी तक रहा। विक्रमादित्य द्वितीय ने 2 विवाह किए। विक्रमादित्य द्वितीय ने 2 विवाह किए, जिनकी पहली पत्नी लोक महादेवी और दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी। देखिए पहली पत्नी लोक महादेवी ने पट्टकला में विरूपाक्षा देवी मंदिर का निर्माण किया था। विरूपाक्षा महादेवी मंदिर का निर्माण किया था और त्रैलोक्य देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। त्रिलोक्य देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। इसने अपने सामंत गंगवंश के स्त्री पुरुष की सहायता से, इसके जो सामंत थे गंगवंश के स्त्री पुरुष की सहायता से पल्लव वंश के शासक नंदीवर्मन को पराजित किया और इसने उपाधि नंदीवर्मन को पराजित करने के बाद इसने कांची कोंड की उपाधि धारण की। कांची कोंड की उपाधि इसने धारण की। इसी के समय पर लाट पर राष्ट्रकूटों ने अधिकार कर लिया और वहां से लाट के चालुक्य वंश को समाप्त कर दिया। इसी के समय में लाट पर राष्ट्रकूटों ने अधिकार कर लिया और वहां से लाट के चालुक्यों को समाप्त कर दिया। राष्ट्रकूट वंश ने ही चालुक्यों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। इसके बाद कीर्तिवर्मन द्वितीय गद्दी पर बैठा। विक्रमादित्य के बाद कीर्तिवर्मन द्वितीय गद्दी पर बैठा और 746 ईस्वी से लेकर 757 ईस्वी तक इसने शासन किया। कीर्तिवर्मन द्वितीय विशाल चालुक्य साम्राज्य का शासक बना, लेकिन वह अयोग्य शासक था। जो कीर्तिवर्मन था वह अयोग्य शासक था। कीर्तिवर्मन द्वितीय वह अयोग्य शासक था और दंती दुर्ग नामक एक राष्ट्रकूट नेता ने उसे परास्त कर दिया था और राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली थी। देखिए पहले ही मैं बता चुकी हूं आपको कि विक्रमादित्य उसके समय में ही राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। लेकिन जो दंती दुर्ग, देखिए राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन? दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन को परास्त करके और चालुक्यों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था और उसके बाद राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली थी। इसके बाद चालुक्य पूरी तरह से समाप्त हो गए और राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी गई। चलिए ये तो डिस्कशन किया हमने बादामी के चालुक्य वंश को, जो कि मूल शाखा है। अब देखिए पूर्वी शाखा, जो दूसरी शाखा थी बैंगी के चालुक्य। जो कि पूर्वी शाखा है। बैंगी के चालुक्य संस्थापक, चालुक्य के संस्थापक विष्णुवर्धन हुआ और इसने अपनी राजधानी
वेंगी आंध्र प्रदेश को बनाया। आंध्र प्रदेश को बनाया। अब देखिए जो वेंगी के चालुक्य वंश था, वेंगी के चालुक्य उसके शासक तो जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय, विष्णुवर्धन तृतीय, ये राजा थे। सबसे प्रतापी राजा कौन था? सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? विक्रमादित्य तृतीय। वेंगी के चालुक्य का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य तृतीय हुआ, जिसका सेनापति पंडरंग था। पंडरंग था। और जो तीसरी शाखा है कल्याणी के चालुक्य, जो कि पश्चिमी शाखा है, पश्चिमी शाखा कल्याणी की चालुक्य का संस्थापक कौन हुआ? तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय। अब इसकी राजधानी, इसने अपनी राजधानी कहां स्थापित की? तो मान्यखेत। मान्यखेत को इसने अपनी राजधानी बनाया। अब देखिए जो कल्याणी के चालुक्य थे उनके प्रमुख शासक तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर द्वितीय, सोमेश्वर तृतीय, विक्रमादित्य चतुर्थ, विक्रमादित्य तृतीय, सोमेश्वर तृतीय, है ना, और तैलप तृतीय आदि शासक हुए। अब देखिए सोमेश्वर प्रथम ने माल्यखेत से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक में स्थापित की। देखिए पहले मान्यखेत में राजधानी थी, उसके बाद राजधानी को सोमेश्वर प्रथम ने हटाकर कल्याणी कर्नाटक में स्थापित की। प्रतापी शासक, अब देखिए कल्याणी के चालुक्य वंश का प्रतापी शासक कौन हुआ? तो विक्रमादित्य चतुर्थ। विक्रमादित्य चतुर्थ कल्याणी के चालुक्य का प्रतापी शासक हुआ। इसके दरबार में बिल्हण और विज्ञानेश्वर रहते थे। कवि बिल्हण और विज्ञानेश्वर रहते थे। देखिए बिल्हण जिसकी रचना है विक्रमांक देव चरित्र, विक्रमांक देव चरित्र, देव चरित्र, और दूसरी जो विज्ञानेश्वर है उसकी रचना है मिताक्षरा। ये जो बिल्हण और विज्ञानेश्वर की रचना है विक्रमादित्य चरित्र और मिताक्षरा, इन पर जो कल्याणी के चालुक्य का शासक विक्रमादित्य चतुर्थ पर प्रकाश डाला गया है। आज के वीडियो में हमने चालुक्य वंश को डिस्कस किया और चालुक्य वंश की तीनों शाखाओं को डिस्कस किया। जो चालुक्य वंश की तीन शाखाएं थी, बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, इन तीनों शाखाओं को हमने आपके साथ डिस्कस किया। आपके हर एक पॉइंट
को क्लियर करने की कोशिश की है और चाणक्य वंश के हर एक पॉइंट को आपके साथ डिस्कस किया। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।